हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस चैप्टर को हम लोग दो भाग में करेंगे। तो इस चैप्टर को कोशिश करेंगे हम लोग कि हाँ ऐसे ही लगभग रिवीजन के पर्पज से ठीक ठाक करा दिया जाए। ठीक है। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, बच्चों को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इसके रिगार्डिंग भटकते रहते हैं कि सर ये कैसे वो कैसे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझा दी जाए। ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पहले मसल्स वाला पार्ट करेंगे, फिर अगले भाग में हम लोग बोन्स वाला पार्ट करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन का आपका वेटेज रहता है। ठीक है। तो नीट क्वेश्चन के लिए 2 से 3 क्वेश्चंस अच्छा खासा वेटेज है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो चलिए सबसे पहले एक चीज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है हम लोगों को, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो यहाँ से एक बार समझिए, देखिए लोकोमोशन इज वॉलेंटरी मूवमेंट रिजल्ट्स इन अ चेंज ऑफ लोकोमोशन, मतलब लोकेशन। ठीक है। ये लाइन आपसे पूछा जाता है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। जैसे इसको समझिए, देखिए मैं यहाँ पे अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, क्या ये मेरा जो हाथ का मूवमेंट है, क्या ये लोकोमोशन है? नहीं, ये क्या है? मूवमेंट है। लेकिन मैं अपने हाथ के साथ साथ आगे भी बढ़ रहा हूँ, पीछे भी आ रहा हूँ, मेरी लोकेशंस भी चेंज हो रही है, तो ये वाला क्या कहलाएगा? तो ये मेरा लोकोमोशन है। ठीक है। तो ये अभी हाथ भी चल रहे हैं, मेरे पाँव भी चल रहे हैं, यानी मूवमेंट प्लस लोकोमोशन दोनों है। ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, तो ये क्या है? ये हमारा लोकोमोशन है। लेकिन मेरा जगह फिक्स है, मैं सिर्फ अपने बॉडी के पोजीशंस हाथ वाथ को हिला रहा हूँ, तो ये वाला पोजीशन हमारा मूवमेंट कहलाता है। ठीक है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से हम लोग बात करें अगर, तो ये दोनों के दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पैरामीशिया में मूवमेंट के लिए सीलिया है, हाइड्रा यूजेस करते हैं टेंटिकल्स का, जबकि लिम्स का मतलब हाथ पैर होते हैं या जिनमें भी जैसा भी स्ट्रक्चर्स है वो बॉडी के पोस्चर्स के लिए जिम्मेवार है और लोकोमोशन के लिए जिम्मेवार है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ से डायरेक्टली आपको इस स्लाइड से सवाल, डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से सवाल पूछने को मिल जाएगा। एमीबॉइडल मूवमेंट कहाँ पे देखने को मिलता है? मैक्रोफेजेस, जो कि टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज है, एंड ल्यूकोसाइट्स के सेल्स में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। सीलियरी मूवमेंट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? सीलियरी मूवमेंट आपको ट्रेकिया में देखने को मिलेगा, यानी हमारी जो विंड पाइप है उसको हम ट्रेकिया कहते हैं वहाँ पे। जबकि मस्कुलर मूवमेंट जो भी हमारे मसल्स के थ्रू, जैसे कि हमारे लिम्स के थ्रू, टंग्स के थ्रू या जॉ के थ्रू, जैसे हम बोल पा रहे हैं, ये हमारा मूवमेंट है। ये कैसा है? टंग्स के थ्रू, मसल्स के थ्रू है। तो इस टाइप के मूवमेंट को हम लोग लोकोमोशन, सॉरी इस टाइप के मूवमेंट को मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं। तो चलिए एक एक करके, अमीबॉइडल में मैक्रोफेजेस और डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट, सीलिया मूवमेंट ट्रेकिया में देखने को मिलता है, और साथ साथ ओविडक्ट। ओविडक्ट का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स। ये फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को ही हम ओविडक्ट कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब मस्कुलर मूवमेंट मसल्स के थ्रू, जैसे कि हमारे हाथ पैर से मूवमेंट हो रहे हो, हमारे टंग से मूवमेंट हो, हमारे जबड़े से मूवमेंट हो, इनको हम नाम देते हैं मस्कुलर मूवमेंट। और फ्लेजिला के थ्रू जब मूवमेंट हो, जैसे कि कहाँ पे देखने को मिलता है? युगलिना में देखने को मिलता है, या आपको देखने को मिल सकता है वाटर कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा। याद हो आपको, वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में देखने को मिलता है। तो जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बताइए वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलता है। बस ऐसे, इससे कोई रिलेटेड नहीं है, बस मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो हम लोग अपने मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मसल्स से क्या क्या सवाल आता है। तो मसल्स का सबसे बड़ा डायलेमा ही है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसी में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आता है, यहीं पे समझने में प्रॉब्लम होती है। तो हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद क्या दिक्कत आ सकता है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले, एक इंसान के बॉडी का 40 से 50% जो बॉडी वेट होता है वो मसल्स कैरी करता है। तो आप जल्दी से मुझे बताइए ब्लड कितना परसेंट कैरी करता है हमारे टोटल बॉडी वेट का। और आपको बताना है अगर एक इंसान का वेट 60 kg है तो उसका मसल्स कितना होगा। 60 kg के इंसान में मसल्स कितने होंगे और ब्लड कितने होंगे वजन में। ठीक है। चलिए, मसल्स के पास अपनी एक खुद की कैपेबिलिटी होती है एक्साइटेशन की, कॉन्ट्रैक्शन की और एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये मसल्स का ही कैरेक्टर है, इसीलिए हमारे जो हार्ट है वो अपने आप को खुद एक्साइट, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, एक्सटेंशन, इलास्टिसिटी करा पाते हैं, क्योंकि ये मसल्स का कैरेक्टर है और हमारे हार्ट्स मसल्स से बने हुए होते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे मसल्स के टाइप की बात करें तो हमारे पास में 3 टाइप के मसल्स मेनली पाए जाते हैं। एक मसल्स को हम नाम देते हैं स्केलेटन, जैसे हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये जो मसल्स हमारी हड्डियों से जुड़े हुए मसल्स हैं उनको हम लोग नाम देते हैं स्केलेटल मसल्स। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन
ऑर्गन्स से जुड़े हुए मसल्स होते हैं, जैसे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट की मसल, सॉरी हार्ट कह रहे हैं, किसी दूसरे ऑर्गन्स की जो मसल्स है, आइज़ की मसल्स है, नेक्स्ट रिमेनिंग्स जो भी मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की, वो हो गई विसरल, और हमारी हार्ट की जो मसल होती है उसको हम कार्डियक मसल कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब एक एक करके इन्हीं के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आपके मन में आएगा सर क्या इससे सवाल पूछता है? हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आपको पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या। एक ऐसा मसल्स जो हमारे हाथ पैर में अटैच्ड है, ये मसल्स, पैरों वाले मसल्स को हम स्केलेटन कहते हैं। यहाँ ये वाला पॉइंट, स्ट्रेटेड मसल्स, हमारे हार्ट के मसल्स यानी कार्डियक वाले में और स्केलेटन में स्ट्रेशन पाया जाता है। स्ट्रेशन का मतलब क्या है? ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये दाग दाग जैसा, इसको स्ट्रेशन कहते हैं। ये स्मूथ मसल में नहीं पाया जाता है। अब देखो, हमारे हाथ के मसल्स हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, तो इसलिए ये वॉलेंटरी हो गया, ठीक है। अब इसलिए आप देखो, ज़्यादा काम कर लो, हाथ में लिख लो, कुछ ज़्यादा खेल लो, तो आपको दर्द होता है। फटीग का मतलब होता है थक जाना, तो ये मसल्स हमारे टायर्ड होते हैं, ठीक है। और ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें से ओवरऑल आपको क्या याद रखना है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना, और दूसरा पॉइंट ये वाला पॉइंट आपको याद रखना। फैटिग वाला हम जानते हैं कि हम काम करते हैं तो थक जाते हैं। नेक्स्ट, विसरल, यानी जो भी हमारे इंटरनल विसरल ऑर्गन्स के बाहर मौजूद है या उनमें जो मौजूद है, इनमें ये पॉइंट स्पेसिफिकली याद रखना, इनमें कोई भी स्ट्रेशंस यानी ये ऐसा कोई दाग धब्बा उनमें नहीं है। ये इनका शेप देखो बिल्कुल स्पिंडल शेप के होते हैं। इनको हम नाम देते हैं स्ट्रेशन एब्सेंट। ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, यानी इनवॉलेंट्री। और ये कैसे होते हैं? कभी थकते नहीं हैं, नॉन फटीग, या बहुत लेसर है कि कभी चांस ये मतलब फटीग हो जाए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें से याद रखना है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट हम लोग कार्डियक मसल्स। सिर्फ और सिर्फ हार्ट की जो वॉल्स पे मसल है उनको हम नाम देते हैं कार्डियक मसल। आप जल्दी से रिवाइज आपने किया हुआ, जल्दी से मुझे बताओ कि हार्ट की कौन से मसल्स, इनर वाला और मिडिल वाला या बाहर अंदर वाला, कौन सा वाला मसल से बना हुआ होता है? स्ट्रेशंस होता है। हार्ट के मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं चलते हैं, ये कभी थक नहीं सकते हैं। जिस दिन थक गया उस दिन इंसान ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इन तीनों को एक साथ अगर हम लोग कंपैरिजन में देखें, तो आप एक बार जल्दी से इन तीनों का कंपैरिजन देख लीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरेक्टली आपसे यही कंपैरिजन वाला सवाल पूछता है। तो ओवरऑल इतनी सही बात में आपको इतना ही याद रखना है कि कंपैरिजन याद रख लो, बात खत्म। तो अभी जो भी 5 मिनट में हमने पढ़ा, उस 5 मिनट में आपसे यही सवाल पूछता था, इन तीनों के बीच के डिफरेंसेस को। अब यहाँ से अगर हम लोग चले तो ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ से एक सवाल आपसे पूछ सकता है। जैसे सबसे पहले आपसे सवाल पूछेगा यहाँ पे, ये फेसिया को लेकर के याद रखना है, और फेसिकल यानी मसल्स के बंडल को, ये आपको याद रखना है। चलिए दूसरा अगर हम लोग पॉइंट बात करें, तो स्केलेटल मसल्स इज मेड ऑफ मेनली मसल्स बंडल, और मसल्स के बंडल को फेसिकल्स कहते हैं। और ये जो फेसिकल्स हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोलेजन, और जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम फेसिया कहते हैं, ठीक है। एक फेसिया के अंदर बहुत सारे मसल्स के फाइबर हो सकते हैं। जैसे सिंपली समझ लो, मेरे हाथ में एक पेन है, तो एक हो गया फेसिकल्स, और ऐसे बहुत सारे पेन्स हैं, उसके पूरे के पूरे बंडल को हम एक फेसिकल्स या फेसिया कह रहे हैं, एक पूरे के पूरे बंडल्स को। तो ये एक पेन को यहाँ से इस तरह से कुछ बाहर निकाल दिया। मेरे हाथ में 4 पेन है सपोज, और यहाँ से एक पेन को बाहर निकाल करके अब इसके डायग्राम को हम यहाँ से अगर देखो, ये पूरा का पूरा बंडल ऑफ पेन था, इसमें से हमने एक पेन को बाहर निकाला, और एक पेन को जब बाहर निकाला तो देखो इस पूरे स्ट्रक्चर्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो सबसे चारों तरफ की जो कवरिंग है उसको हम पेरीमाइसियम कह रहे हैं, और जिसको एक हमने बाहर निकाला था वो क्या था? मायोफिब्रिल्स था, ठीक है। और इनके चारों तरफ ये देखो, एक पेन के चारों तरफ की जो कवरिंग है उस कवरिंग को हम नाम देते हैं एपीमाइसियम, और ऐसे 10 पेन है, 10 के ऊपर जो कवरिंग है चारों तरफ की कवरिंग को पेरीमाइसियम। देखो एक पेन बाहर निकाला, एक आपका मायोफिब्रिल्स है, एक पेन एक मायोफिब्रिल्स, इसके ऊपर की जो खुद की कवरिंग है, इसकी खुद की कवरिंग को हमने नाम दिया है एंडो, ये आपका अंदर वाला। फिर उसके बाद जैसे ही एक कवरिंग है, एक एपीमाइसियम हो गया, और ऐसे 10 पेन थे, 10 पेन के ऊपर जो एक कवरिंग है वो हो गया आपका पेरीमाइसियम, ठीक है। पेरी मीन्स चारों तरफ वाला, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, यहाँ से आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? मसल्स फाइबर्स के जो आपके पास में सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसको हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं। सिंपल सी बात है, मसल्स की यहाँ पे या देखो मसल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और मसल्स की ईआर को हम लोग सार्कोप्लाज्मिक ईआर कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक ईआर कहते हैं, ठीक है। और मसल्स के साइटोप्लाज्म को हम लोग सार्कोप्लाज्म कहते हैं,
तो ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको याद रह जाएगा। तो देखो सार्कोलेमा का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, सार्कोलेमा का मतलब क्या हो गया, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है मसल्स की, वही उसी को हम कहते हैं सार्कोलेमा, और ईआर को साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो हमारे पास में एक मायोफिब्रिल्स इसमें से हमने बाहर निकाला, देखो एक बंडल को बाहर निकाला, उसमें से एक को जब बाहर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमको जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम नाम देते हैं सार्कोमियर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, एक यूनिट को हमने नाम दिया सार्कोमियर। अब आपसे अगर एक सार्कोमियर के बारे में पूछे तो एक सार्कोमियर क्या है, तो देखो ये आपकी एक, यहाँ पे आपकी एक जेड लाइन और ये दूसरी जेड लाइन, ये कौन सी जेड लाइन है, दूसरी जेड लाइन। सिंपल सी बात, दो जेड लाइन, जैसे मान लो ये मेरी लाइन है, हाथ है, इस दोनों को जेड लाइन मानना है। इस लाइन और इस लाइन के बीच में जितना जगह है उसी जगह को हम नाम देते हैं सार्कोमियर। अब आप गौर करके अगर इस दो जगह को देखते हैं तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इन दो जगह में आपको क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे आधा ये वाला पार्ट हाफ आई आया और पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ए बेंड आया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ गया, आधा आई, तो यानी दो जेड लाइन के बीच में, टू जेड लाइन में क्या आ गया, हाफ आई प्लस फुल ए प्लस हाफ आई। ये नीट का सवाल है, एक सार्कोमियर यूनिट में क्या होता है। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, हाफ आई के जगह सिंपल लिख दे सर, हाफ प्लस हाफ 1 तो हो गया, हाफ प्लस हाफ 1 तो हो गया, क्या 1 लिख सकते, नहीं, ठीक है। तो हाफ आई प्लस हाफ आई और बीच में फुल ए होता है, तो ये हमारा फुल ए, हाफ आई फुल ए, इसको हम पूरा का पूरा एक यूनिट कहते हैं। तो एक यूनिट में अगर हम यहाँ पे बात करें तो दो तरह के बेंड पाए जाते हैं। देखो जैसे मान लो कि ये हमारी जो लाइन है, इस तरह से दो तरह के बेंड, एक पतली लाइन है, इसके ऊपर मोटी लाइन है, तो यहाँ पे ये वाला जो बेंड है, ये वाला बेंड और एक ये वाला बेंड है। तो देखो ये वाले लाइन को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा धागा जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग आइसो मीन्स एक तरह का दिख रहा है, तो आइसोट्रॉपिक बैंड। इस वाले बैंड पे देखिए, इस पे तो कुछ आपको जिगजैग पैटर्न्स भी दिख रहा है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड। अब देखो आइसो को फुल हम लोगों ने आइसो बोला है और दूसरे को क्या बोला है, एन आइसो बोला है। तो आइए इसी को हम लोग देखते हैं। ईच मायोफिब्रिल्स में क्या होते हैं, एक एनाइसोट्रॉपिक बैंड होता है, या जिसका दूसरा नाम हम कहते हैं आई बैंड, या क्या होते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड, या जिसको हम सिंपल में आई बैंड कहते हैं। आई मीन्स आइसोट्रॉपिक, ए मीन्स एन आइसोट्रॉपिक। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स है, दो तरह के फिलामेंट से बने हुए होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्टिन और दूसरे को कहते हैं मायोसिन। तो आइसो वाले में एक्टिन होता है और एन आइसो वाले में मायोसिन होता है। चलो आई बैंड में क्या होता है, एक्टिन होता है, ए बैंड में क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन दोनों होता है, इसीलिए हम एन आइसो कहते हैं, मतलब अलग अलग होता है। आई वाले में सिर्फ एक ही चीज़ का आइसो मतलब आइसो का मतलब एक ही तरह के है, वो भी कौन से वाले, एक्टिन है, तो इसलिए आई बैंड। ए बैंड में क्या है, एक्टिन भी है और मायोसिन्स भी है, ठीक है। और ये सब के सब आपस में यहाँ पे देखो कैसे अरेंज्ड है, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये वाला लाइन आपको डिफरेंस क्लियर है, दो जेड लाइन के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम सार्कोमियर कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ हाफ आई, ये आपका फुल ए, फिर ये आपका हाफ आई, तो हाफ आई फुल ए यहाँ से यहाँ तक और हाफ आई, तो ये पूरा का पूरा एक सार्कोमेरिक यूनिट हो गया। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यही आता है, आई हाफ आई प्लस फुल ए प्लस हाफ आई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन या वन सार्कोमेरिक यूनिट। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ए बैंड, ये जो ए बैंड है इसके बीचों बीच, यहाँ से आप देखिए ये जो बीचों बीच से एक लाइन गुजर रही है, इस लाइन को हम लोग इस लाइन को ए लाइन कहते हैं और ये पूरा बैंड को हम एच बैंड कहते हैं, ठीक है। और इस एच बैंड के इस एच बैंड के बीचों बीच कौन सी लाइन गुजर रही है, एम लाइन है। आओ उसको यहाँ से समझाते हैं। देखो ये हमारी दो जेड लाइन थी, ठीक है। दो जेड लाइन में ये वाला यूनिट हमारा ए वाला यूनिट था, ए वाले यूनिट के बीचों बीच में एक बैंड होता है जिस बैंड को हम नाम देते हैं एच बैंड, और एच बैंड के बीचों बीच से जो लाइन गुजर रही है वो लाइन कौन सी है, एम लाइन। तो याद रखें, आई मतलब आइसोट्रॉपिक, ए मतलब एन आइसोट्रॉपिक, एम लाइन कहाँ है, एच जोन के बीच में। एच जोन कहाँ है, एकदम ए के बीचों बीच में जो मौजूद है, ये वाला जो बीचों बीच में मौजूद है ये हमारा एच जोन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट।
अब आओ इसको हम थोड़ा सा आपको ऐसे समझाते हैं इसको। चलो, जैसे अगर हम आपको डायग्राम के लिए देखें, एक जेड लाइन, आपका जेड लाइन, ये एक जेड लाइन, ये एक जेड लाइन, तो ऐसे समझो ये जेड हो गया, ये जेड हो गया। अब इसके बीच में क्या क्या आ जाएंगे, तो आओ देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो ग्रीन कलर से बना रहे हैं, ये हमारा है ए बैंड। कौन सा बैंड है, ए बैंड। अब इसके बीच में यहाँ से समझो, यहाँ से यहाँ तक हमारा आई बैंड है। कितना है, फुल आई, यहाँ से यहाँ। फिर वैसे ही ये हमारे आई है, आई। तो ये दो का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के डिस्टेंस को हम 1 सार्कोमियर कहते हैं। अब देखो, अगर यहाँ से यहाँ फुल आई है तो हम आपसे बता सकते हैं आप कि मुझे बताओ इसमें कितना आया, आधा आया है 1 यानी हाफ आई, और पूरा का पूरा ए आ गया, फुल ए प्लस हाफ आई आ गया, तो ये हमारा हो गया 1 सार्कोमियर। इसमें कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ से समझते हैं इनके बीचों बीच, ये जो लाइन है इसके बीचों बीच में एक जोन है, जिस जोन को हम नाम देते हैं एच जोन। क्या नाम देते हैं, एच जोन। और इस एच जोन के एकदम बीचों बीच सेंटर से एक लाइन गुजर रही है, एकदम सेंटर से, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाली लाइन को हम एम लाइन कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से डायग्राम से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, तो आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, हाफ आई, फुल ए, हाफ आई, बीचों बीच में है एच जोन, और उसके बीचों बीच एक लाइन है, जिस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, एम लाइन। प्रोबेबली अब आपको क्लियर होगा, अगर फिर भी आपको दिक्कत है एक बार कमेंट जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हमने आपको ये चीज़ बता दिया, और इस यूनिट को हम क्या नाम देते हैं, सार्कोमियर। और सार्कोमियर को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब यहाँ से हमारे पास में अब हम पढ़ने वाले हैं, हमने आपको क्या बताया, हमारी जो मसल्स की सार्कोमियर है वो 2 टाइप के प्रोटीन से बनी हुई होती है। एक प्रोटीन का नाम है एक्टिन प्रोटीन, दूसरे प्रोटीन का नाम है मायोसिन प्रोटीन। अब हम पहले प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस प्रोटीन का नाम है एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, अब अगर हम लोग एक्टिन प्रोटीन की बात करें तो ये क्या होता है, ये सिंपली समझ लो, एक एक्टिन को हम जी एक्टिन कहते हैं, सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं, जी। और बहुत सारे जी वाले जब एक साथ जुड़ जाएं तो इसको हम लोग नाम देते हैं एफ। तो यहाँ से आपको सबसे पहला क्या याद रखना है, आराम से सुनिए, सबसे पहला आपको क्या याद रखना है, एफ एक्टिन पॉलीमर है जी एक्टिन का, यानी हम ये कह सकते हैं जी एक्टिन सिंगुलर फॉर्म में है, एक पीस को जी कह रहे हैं। अब बहुत सारे जी जब एक धागे के फॉर्म में बट गए हैं, बंध गए हैं, और वो धागे का नाम है ट्रोपोमायोसिन। इस धागे का क्या नाम है, ट्रोपोमायोसिन। यानी ट्रोपोमायोसिन कैसे है समझिए, देखिए जैसे आप एज्यूम कीजिए यहाँ से यहाँ एक धागा इस तरह से गया है, एक धागा इस तरह से गया, इनके बीच में छोटे छोटे गोल गोल बॉल रखे गए हैं। ठीक है, और इन बॉल्स के चारों तरफ इस तरह से जो कवर किया है धागा, उस धागा का नाम है ट्रोपोमायोसिन। और धागे के बीच बीच में कुछ कुछ जगह पे एक अलग तरह का प्रोटीन पाया जाता है, जिन प्रोटीन को हम नाम देते हैं ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन धागे के ऊपर है, मतलब ट्राइपोमायोसिन के ऊपर। यहाँ से गलती आपको पूछता है, ऐसे लिख देगा ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन के ऊपर है, नहीं, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर है। और सिंगल को जी और फिलामेंट को एफ एक्टिन कहते हैं। प्रोबेबली यहाँ तक क्लियर होगा। और एक्टिन वाला इन्वॉल्व है आइसोट्रॉपिक प्लस एन आइसोट्रॉपिक बैंड, यानी आई बैंड ए बैंड दोनों बनाने में, आप ये जान चुके हैं। चलिए अब यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखो यहाँ से हमने क्या बताया, एक्टिन के पास 2 तरह के प्रोटीन हैं, एक है ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन क्या है, ये वो धागा, ये वाला जो धागा है ट्रोपोमायोसिन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ट्रोपोनिन का है। चलिए अब यहाँ से हम लोग नाम देते हैं, आगे बढ़े तो ट्रोपोनिन। ये जो ट्रोपोनिन है इसमें आप गौर करके देख रहे होंगे, ये जो ट्रोपोनिन है इसमें 3 चीज़ें, इसको अगर हम जूम करके ऐसे दिखाएं तो इसके पास 3 तरह के प्रोटीन्स कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, एक का नाम होता है टीपीटी, एक का नाम होता है टीपीसी, और एक को हम लोग बाइंडिंग मास्किंग साइट कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इसका क्या क्या काम है, आगे हमको ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको एक बार एकदम ध्यान से रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके एक्टिन ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को समझने के लिए। फिलहाल एक पे कैल्शियम बाइंड करने के लिए, एक ट्रोपोमायोसिन को हटाने के लिए, एक एक्टिन को कवर करके रखता है, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को कवर करने का काम है। ठीक है, टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई। अब आगे हम लोग इसके बारे में जाने तो ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स हैं। कितने सब यूनिट्स हैं, ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स हैं। एक को हम क्या नाम देंगे, टीपीटी। ठीक है, टीपीटी, टीपीटी, एक को नाम देंगे टीपीसी, और एक को नाम देंगे टीपीआई। ठीक है,
रेस्टिंग स्टेज पे ये जो सब यूनिट्स हैं ये क्या करके रखे हुए होते हैं, एक्टिन के मास जो जैसे मान लो ये गोला है एक्टिन, ये गोला क्या है एक्टिन, एक्टिन का बाइंडिंग साइट है जिस पे मायोसिन आकर के, भाई ये मायोसिन है ये एक्टिन है, ये मायोसिन बाइंड करना चाहता है इस पे, लेकिन इसकी जो साइट है उसको किसने कवर करके रखा हुआ है, ट्रोपोनिन का जो मास्क करके रखा हुआ है एक्टिव साइट को, जब तक रेस्ट पे है, जब तक ये अनमास्क नहीं करेगा तब तक मायोसिन यहाँ रहेगा लेकिन बंद नहीं कर सकता। मतलब ये मिठाई वो है जो कांच के अंदर आप देख तो सकते हैं, खा नहीं सकते, ठीक है। और उसका वजह क्या है, ट्रोपोनिन। अब ये हम आपको थ्योरी को अच्छे से थोड़ा कहानी के तौर पे समझाएंगे कि कैसे हो रहा है ये, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब मायोसिन्स की बात करें तो ये हमारे पास में एनसीईआरटी का मायोसिन वाला डायग्राम है, तो इसको आप समझिए मायोसिन के डायग्राम को। तो यहाँ से हमारे पास मायोसिन कुछ इस तरह से जब भी रहते हैं इस फॉर्म में पाए जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये दो चीज़, एक है आपका हेड वाला पार्ट और हेड वाला पार्ट और नेक वाला पार्ट दोनों मिला करके बनाता है HMM, हैवी मीरोमायोसिन, यानी मायोसिन के सिंगल यूनिट को मीरोमायोसिन कहते हैं। जैसे एक्टिन को सिंगल को जी एक्टिन बोला था, वैसे इसको मीरोमायोसिन कहते हैं। और लाइट वाले को टेल, इसमें सिर्फ टेल होता है, तो सिंपल आपसे पूछेगा, ये पूछता है LMM कॉन्स्टिट्यूट टेल्स ओनली, HMM कॉन्स्टिट्यूट्स हेड एंड नेक रीजन बोथ, हेड एंड नेक दोनों आता है इसमें, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यानी अगर हम आपसे पूछे कि मायोसिन का सिंगल मोनोमेरिक यूनिट को हम क्या क्या नाम देते हैं, मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन में दो चीज़ होता है, एक को हम हेड कहते हैं और इसमें हेड और शॉर्ट आर्म भी होता है, जबकि LMM में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टेल होता है, ठीक है। चलो, अब इनके जो ग्लोबुलर हेड है, ये इसका जो हेड है, इसमें आप देखेंगे दो साइट है। अब इसमें यहाँ से लेबलिंग आपसे पूछेगा, ऊपर वाला इसको देखिए, इस लेबलिंग को देखिए, ये किस चीज़ के लिए है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और नीचे वाला किस चीज़ के लिए है, ATP बाइंडिंग साइट। तो यानी इनका जो ये मायोसिन का हेड है इसमें दो साइट है, ऊपर वाले का नाम है एक्टिन बाइंडिंग साइट, नीचे वाले का नाम है ATP बाइंडिंग साइट। हमने आपको बताया था यही वाला एक्टिन से बाइंड करेगा, लेकिन यहाँ पर ट्रोपोनिन एक्टिन को ढके हुए रहता है। आप पढ़े हुए हैं, रिवाइज करवा रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो एक बार आप थोड़ा डायग्राम से समझिए, फिर बाकी हम आपको समझाते हैं अपनी भाषा में कैसे समझना है। देखो, ये है आपकी एफ एक्टिन, ये है आपके मायोसिन की हेड, इसके पास ATP बाइंडिंग के लिए भी जगह है और साथ साथ में ये इसके पास ATP बाइंडिंग के लिए भी जगह है। अब होता क्या है, तो देखो सिंपल सी बात है, आप यूँ समझो, ये हमारी एक जेड लाइन है, एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन यहाँ थी, एक जेड लाइन यहाँ, एक जेड लाइन यहाँ, जेड लाइन यहाँ है, यहाँ है। अब होगा क्या, इन दोनों ही जगह पे इस तरह से मीरोमायोसिन बाइंड करेंगे, दोनों जगह पे बाइंड किए और दोनों अंदर की तरफ स्लाइड करेंगे, दोनों अंदर की तरफ ऐसे आएंगे। तो अगर आपको ये ध्यान हो तो जब ये हमारा जेड लाइन था, हाफ आई फुल ए के बीच में एच के बीच में M, तो जब ये अंदर की तरफ पुल करेंगे तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर देंगे। क्या करेंगे, ये अभी दूर थे, ये बीच में, यहाँ समझो ये मेरे चश्मा के सामने क्या है, A है, ये क्या है, I है, ठीक है। जब यहाँ पे जेड पे बाइंड किया मायोसिन तो ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब इस दौरान होगा क्या, जैसे ही आप स्लाइड करेंगे तो स्लाइड करते दौरान बीच वाला जो जोन था वो ख़त्म हो जाएगा पूरा। तो आप मुझे बताओ कौन किसके ऊपर बाइंड कर रहा है, आई वाला ए के ऊपर स्लाइड कर रहा है या ए वाला आई के ऊपर। तो देखो बाहर क्या था, आई वाला है, आई ए के ऊपर स्लाइड किया, तो आई ने ए के ऊपर स्लाइड किया। यही पूरी की पूरी थ्योरी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब यहाँ से आपको कैसे कैसे सवाल पूछता है, तो अब सवाल के बारे में अगर हम देखें तो आओ देखते हैं हम इसके सवाल के बारे में। देखो, अगर हमने आपसे पूछा ये हमारी दो जेड लाइन थी, क्या थी, जेड लाइन थी। अब यहाँ से हाफ आई था, क्या था, हाफ आई, ये हमारा क्या था, फुल ए, फिर क्या था, हाफ आई, बीच में क्या था, एच के बीचों बीच लाइन क्या था, M। अब देखो हो क्या रहा है, इस जगह पे मायोसिन बाइंड कर रहा है, इस जगह पे मायोसिन बाइंड कर रहा है, दोनों अंदर की तरफ इसको खींचेंगे। तो खींचने के बाद ये वाला जो पोर्शन है हमारा आई वाला जो पोर्शन है ये चढ़ के इस पे आ जाएगा, फिर ये वाला जो आई है चढ़ के इस पे आ जाएगा। यानी इसमें हो क्या रहा है, एक्टिन स्लाइड्स
किसके ऊपर कर रहा है, स्लाइड्स ओवर मायोसिन। एक्टिन किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है। इस दौरान क्या क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा एच जोन, एच वाला जो जोन था, ये वाला लाइन इसके स्लाइड होने से पूरी तरह से गायब हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, एच जोन क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया। दूसरे अब एच जोन ही नहीं रहा तो इसके सेंटर का जो एम लाइन था वो भी क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर अब ना ये रहा ना ये रहा, बीच से दोनों गायब हो गए। अब ये वाला जो आई है ये अभी इतने जगह में था, अब स्लाइड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कम जगह में हो जाएगा, तो यानी आई बैंड क्या हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं आई बैंड शॉर्टन्स, आई बैंड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि खिंच के इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये एक्टिविटीज़, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, यही आपसे सवाल में सबसे ज़्यादा परेशान करता है। फिर इसको आप जल्दी से देखिए और मुझे बताइए क्या आपको यहाँ पे कुछ डाउट है। अगर यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है तो फिर हम आपको यहाँ से इस मैकेनिज्म को समझाते हैं, व्हाट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जल्दी से आप फटाक से एक बार मुझे देख के बताओ, क्या आपका यहाँ वाला पॉइंट क्लियर है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम यहीं पे आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझाना शुरू करें। चलो, यहाँ तक आपको प्रोबेबली क्लियर होगा, तो आइए हम आपको एक बार इस डायग्राम से समझा दें। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास में दो जेड लाइन, एक जेड लाइन ये है, दूसरा जेड लाइन ये है। इनके बीच में एक मायोसिन यहाँ पे बाइंड करेगा, एक मायोसिन यहाँ पे बाइंड करेगा। तो अब देखिए, अगर हम किसी दो जेड लाइंस की स्पेसिफिकली बात करें, चलो यहाँ से यहाँ आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा अंदर की तरफ आएगा, तो इस दो डायग्राम में आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर आने लगेगा, ये वाला पार्ट इसके ऊपर, और ये जो बीच वाला लाइन है वो सब क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये वाला जो एच जोन है, जैसे ही ये आई ए के ऊपर स्लाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जब एच ही नहीं रहेगा तो एम भी नहीं रहेगा। फिर वापस से जब रिलैक्स होंगे तो क्या हो जाएंगे, फिर अपने जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ से आपसे सवाल क्या पूछता है, अभी हमने जो स्लाइड में आपको लिखा था कि जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या क्या शॉर्ट होता है, क्या क्या गायब होता है, क्या अपने नॉर्मल पोजीशन पे रहता है। तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा आई बैंड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, एच जोन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, एम लाइन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ए बैंड क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो अपना शेप को रिटेन रखता है। ठीक है, अब यहाँ से आइए समझते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में। तो आओ एक बार हम समझते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। चलो आओ देखते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अगर आपको कुछ दिक्कत आए तो समझने की कोशिश करो एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपका, जिस थ्योरी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। तो देखो एक बार हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए, अगर ना समझ में आए तो फिर भी आप मेरे से एक बार पूछ लेना। देखो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, अगर इसमें हम बात करें तो हो क्या रहा है, सिंपल सी बात है, एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कंट्रोल हो रहा है, इसको समझिए। पहले हम आपको समझाते हैं, फिर इसी पॉइंट को यहाँ पे पीपीटी में लिखा हुआ उसको हम आपको दिखा देंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ से हो क्या रहा है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, किस जगह पे, न्यूरो मसल्स और न्यूरॉन्स के बीच के जो जंक्शंस होते हैं वहाँ पे सिग्नल आएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, सीएनएस से सिग्नल आया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे सिग्नल आया, इस सिग्नल के रेस्पॉन्ड में, अब जब जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे सिग्नल आ चुका है, तो अब यहाँ पे हमारे पास में एक मौजूद है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। आप जानते हैं ये एक हार्मोन है। ये जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे, यहाँ से जो साइनेप्टिक वेसल्स हैं, अभी हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे, साइनेप्टिकल वेसिकल्स क्या हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, और साइनेप्टिक वेसिकल्स नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे की तरफ आने से हमारी जो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, सार्कोलेमा, ठीक है, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म स्टिमुलेट होगा और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू कैल्शियम रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो हमने फिर से क्या बताया, सिग्नल आया, एसिटाइल कोलिन भरते ही सार्कोप्लाज्म अब कैल्शियम रिलीज करना शुरू करेगा। ये पूरी कहानी सोचो कैसे हो रहा है। तो इसको हमने देखा, कैल्शियम रिलीज़ होगा। अब ये जो कैल्शियम है ये जा करके टीपीसी, आपको याद हो टीपी का 3 साइड था, TCI, सी वाला यानी कैल्शियम, कैल्शियम बाइंडिंग साइट है,
उस पे जाके बाइंड करेगा, टीपीसी ऑफ ट्रोपोनिन पे जाके बाइंड करेगा। अब जैसे ही ये कैल्शियम बाइंड कर गया टीपीसी से, ये क्या करेगा, जो इसने अभी तक एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट थी वो कवर करके रखा हुआ था, उसको क्या कर देगा, अनमास्क कर देगा, अनमास्क एक्टिन फॉर मायोसिन, यानी इसने घूस लेकर के मायोसिन की जो साइट थी उसको छोड़ दिया, एक्टिन की साइट मायोसिन को बाइंडिंग के लिए छोड़ दिया। अब जैसे ही अब मायोसिन को एक्टिन खुला मिला, एक्टिव साइट उसका, यहाँ से मायोसिन का जो हेड है वो किससे बाइंड कर जाएगा, मायोसिन की हेड बाइंड हो जाएगी एक्टिन से। तो यहाँ पे जैसे ही मायोसिन की हेड बाइंड हुई एक्टिन से, अब यहाँ पे एटीपी लगा और जैसे ये देखो एफ एक्टिन ऐसे था, मायोसिन ऐसे बाइंड किया, अब ये अंदर की तरफ इसको पुश करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर अंदर की तरफ ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन इसी को हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ऐसे ये एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बन जा रहा है, जिस ब्रिज को हम नाम देते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या नाम देंगे, क्रॉस ब्रिज। ये ब्रिज बन गया। अब मसल्स को दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करा है तो रिलैक्स भी करना है ना, मतलब अब कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स तो नहीं रह सकते, मसल्स को वापस रिलैक्स भी होना है। तो अब वहाँ से फिर से आपको एटीपी ज़रूरत पड़ने वाला है, एटीपी रिक्वायर्ड टू ब्रेक क्रॉस ब्रिज जो ये बना था, बन गया, दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसको यहाँ से छुड़वाने के लिए भी एटीपी चाहिए। इसीलिए आपने सुना होगा एक केस रिगर मॉर्टिस, जब इंसान मर जाता है तो उसका शरीर अकड़ जाता है। क्यों अकड़ जाता है, जो एटीपी था उसने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट तो करा दिया, अब नई एटीपी है नहीं जो मसल्स को रिलैक्स करा सके, इसीलिए मुर्दों का शरीर अकड़ जाता है। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछता है, मुर्दों का शरीर अकड़ता क्यों है, इस कंडीशन को हम लोग रिगर मॉर्टिस कहते हैं। क्यों अकड़ता है, क्योंकि इस मायोसिन को बाइंड करने का तो जगह मिल गया, एटीपी मिल गया, लेकिन वापस जब इसको छोड़ना था तब इसको एटीपी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मुर्दे का शरीर अकड़ जाता है। तो देखो, अब सपोज हम नॉर्मल कंडीशन मान रहे हैं, तो एटीपी चाहिए किस चीज़ को, क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए। वापस जैसे ही एटीपी आएगा, क्रॉस ब्रिज टूटेगा, क्रॉस ब्रिज टूटने से ये सारी इवेंट्स वापस से क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस कैल्शियम जाने लगेंगे और फाइनली मसल्स क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा। तो यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के इसी मैकेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब इसको हम आपको कहानी के तौर पे समझाते हैं। समझिए कि जैसे आपको किसी के घर में घुसना है, वो घर है एक्टिन का, उसके घर पे एक पहरेदार बैठे हुए हैं जिसका नाम है ट्रोपोनिन। अब उसको मान लो कुत्ता। अब आप चाहते हैं कि उस घर में घुसे तो पहले आपको गेट पे कुत्ते को मनाना पड़ेगा। तो कुत्ते को मनाने के लिए आप यूँ समझ लीजिए कैल्शियम नाम का रोटी आपने दे दिया। तो जैसे ही आप कैल्शियम नाम की रोटी कुत्ते को देते हैं, कुत्ते का ध्यान इधर चला जाएगा और आप आराम से घर में घुस जाते हैं। अब आप घर में घुस तो गए, कुत्ते ने सपोज आपको नहीं देखा, आप घुस तो गए घर में। अब जब वापस घर से आपको निकलना है तो आपको कुछ मतलब एटीपी चाहिए होगा, यानी कुछ ना कुछ फिर से आपको प्रलोभन देना पड़ेगा ताकि आप घर से बाहर निकल सके। तो यानी ठीक वैसे ही जैसे ही अब सिग्नल आया इम्पल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, वैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आया बाहर, कैल्शियम जाके बाइंड किया टीपीसी पे बाइंड करते ही एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट थी जिसको कवर करके रखा तो हट गया, मायोसिन बाइंड किया, मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट किया, क्रॉस ब्रिज बना, फिर वापस से एटीपी आया, क्रॉस ब्रिज टूटा और फिर से मसल्स क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। तो मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब आइए इन्हीं पॉइंट को हम एक एक करके जो पीपीटी में लिखा हुआ इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलो, चलो और देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे सीएनएस से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इम्पल्स आया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ठीक है। जंक्शन पे आते ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से सार्कोलेमा में चेंजेस होंगे और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा कैल्शियम। यहाँ तक क्लियर है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होना स्टार्ट हुआ कैल्शियम। अब ये जो कैल्शियम है जा करके बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के कैल्शियम बाइंडिंग साइट पे। अब जैसे ही वो उससे बाइंड करेगा, जिसको अभी तक ट्रोपोनिन ने ढक के रखा था उसको क्या कर देगा, अनमास्क कर देगा, यानी कवर मतलब हट जाएगा और फिर मायोसिन क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा। अब मायोसिन बाइंड कर गया, मायोसिन को बाइंडिंग के लिए एनर्जी चाहिए तो एनर्जी मिलेगा, मायोसिन का हेड बाइंड किया एक्टिव साइट से और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज।
ये वाला स्ट्रक्चर को क्रॉस ब्रिज कहते हैं, जिसकी वजह से एक्टिन को दोनों तरफ से खींचा जाएगा, एक्टिन के फिलामेंट को दोनों तरफ से खींचा जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हमने दोनों तरफ से इसको खींचा, इसी मैकेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। इस दौरान आई बैंड छोटा हुआ, ए बैंड अपना शेप को मेंटेन रखता है। ठीक है, फिर वापस से क्या होगा, अब कॉन्ट्रैक्शन तो करा दिया, अब रिलैक्सेशन भी कराना है, तो फिर से आपको एटीपी की ज़रूरत पड़ने वाली है इस क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए। और जैसे ही ये क्रॉस ब्रिज टूटेगा, मसल्स वापस से अपने रिलैक्स्ड पोजीशन पे आ जाएंगे। तो यही था आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलो, अब जैसे ही हमने रिलैक्स कराना है, ये हमारे जो कैल्शियम है वो वापस से अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे और फिर इसी को हम नाम देते हैं रिलैक्सेशन। ठीक है, अब यहाँ से फर्दर नेक्स्ट हम लोग देखें तो इसमें आपको कुछ दिक्कत, जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे मसल्स में दर्द होता है। उस दर्द का रीज़न क्या है, हमें एक्सरसाइज के दौरान प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती है, तो जिसकी वजह से एनएरोबिक रिएक्शन चलता है और वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारे मसल्स में। जब वो मसल्स थक जाते हैं एनएरोबिक रिएक्शन में, तो ये चीज़ हमने आपको कल ही बताया है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग ये डिफरेंस एक बार देख लेते हैं मसल्स फाइबर के बीच में। रेड मसल्स को रेड इसीलिए कहते हैं क्योंकि मायोग्लोबिन ज़्यादा है, वाइट मसल्स में कम होते हैं। तो मायोग्लोबिन ज़्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। तो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है वो कैसा प्रोसेस करेगा, एरोबिक। जिसमें कम है वो कैसा करेगा, एनएरोबिक करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में। अब हड्डी वाला पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद ही वीडियो डाल देंगे। तो चलिए फिर कुछ भी दिक्कत आए तो आपको बताना, बाकी मिलते हैं नए स्केलेटन वाले हड्डी वाले पार्ट से। धन्यवाद।